नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। आज गुरुवार है और ये खर्चा पानी है। कैसे हैं अंशुमान जी? धन्यवाद सिद्धांत। खर्चा पानी में आप सबका स्वागत है। हम लोग आज फिर कुछ बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हैं। और गुरुवार आता है तो हमारे पर एक और टेंशन आती है कि आप अर्थात भी शूट करना है और जल्द से जल्द उसको लेकर आना है, उसको भी प्रोडक्शन के पूरी प्रक्रिया से गुजारना है उसको। तो अर्थात तो संडे को आता है सुबह 10 बजे, अर्थात उस समय देखिएगा। अभी खर्चा पानी चलेगा। और अंशुमान जी, कल की जो बातचीत थी मुझसे थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल पे हमने खर्चा पानी की शुरुआती 100 एपिसोडों में हम लोगों ने ये बातें की थी, पेट्रोल प्राइसेस का क्या भविष्य हो सकता है और वो उनका मूल गणित क्या है, कहाँ टिकता है जाकर सब कुछ। तो लेकिन अभी पहली खबर जो है वो ICICI की एक रिपोर्ट से है, ICICI सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट से है। और हमारी दूसरी खबर है एक नए अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम को लेके। तो पहली खबर पे चलते हैं। ICICI सिक्योरिटीज़, उनकी रिपोर्ट ये कह रही है कि सरकार अगर पेट्रोल और डीजल के दामों में 8.5 रुपए की भी कटौती कर ले पर लीटर, तो भी सरकार को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। और सरकार का जो गोल है, जितना कमाई करने का सरकार का लक्ष्य है, सरकार कमाई कर ले जाएगी। 8.5 रुपए काट लीजिए एक्साइज ड्यूटी। मतलब इस समय अगर एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो पेट्रोल पे लगभग 33 रुपए के आसपास एक्साइज ड्यूटी है। 1 लीटर पेट्रोल पे आप 33 रुपए चुकाते हैं और डीजल पे ये लगभग 31 से 32 रुपए के आसपास है। ये बोल रहे हैं 8.5 रुपए काट लीजिए। और ऐसा समय है जब ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो बाउंस बैक होके फिर से बढ़ाव पे चल रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बराबर नए आयाम जुड़ रहे हैं, नए डायमेंशन जुड़ रहे हैं। और ये जो 2 नए डायमेंशन हैं जिन पर आज जिसकी तरफ आपने इशारा किया और जिसमें खर्चा पानी में हम आज लोगों को समझाना चाहते हैं या जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि पहली चीज़ ये कि ICICI सिक्योरिटी की और बजट के आंकड़े ये बता रहे हैं कि सरकार पेट्रोल डीजल पर ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स वसूल रही है। उसकी वजह यह है कि शायद सरकार को इस साल या आने वाले महीनों में अच्छे रेवेन्यू की उम्मीद नहीं है, तो उसने ये सोने की मुर्गी है, इसे निचोड़ना शुरू किया है। ICICI सिक्योरिटी की रिपोर्ट ये बताती है और जो बजट के आंकड़ों में भी दिया हुआ है कि सरकार का जो बजट का लक्ष्य है वो पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी का एस्टीमेट 3.2 लाख करोड़ का है। और जिस दर से इस समय एक्साइज ड्यूटी वसूली जा रही है, अगर वही कंटिन्यू रहता है तो सरकार 4.35 लाख करोड़ रुपए के आसपास की एक्साइज ड्यूटी की पेट्रोल डीजल से वसूलेगी, यानी बजट लक्ष्य से कहीं ज़्यादा है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पिछले साल लॉकडाउन के बाद से लेकर अभी तक अगर आप हाल में बजट में लगाए गए सेस और बीच की बढ़ोतरियों को जोड़ लें तो केंद्र सरकार ने लगातार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। और इसीलिए वो 16 रुपए से 32 रुपए और 15 रुपए से 38 रुपए पर लीटर की एक्साइज ड्यूटी हो चुकी है। तो अब कोई वजह नहीं बनती कि सरकार इस पर टैक्स ना कम करे। आप एक थोड़ी देर के लिए राज्यों को किनारे छोड़ दें, क्योंकि राज्य तो केंद्र के रास्ते को फॉलो करते। कोई वजह नहीं बनती कि सरकार इस समय इस पर टैक्स में कमी ना करे, क्योंकि सरकार अपनी ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स लगा चुकी है। सरकार के आंकड़े ऐसे हैं कि अगर मान लीजिए इस समय जो टैक्स है वो 32 रुपये है, अगर उस पर 8 रुपये भी ड्यूटी कम हो जाएगी तो भी सरकार के पास तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में 7 से 8 रुपये की कमी आएगी। 20 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है साल भर में, अगर इतनी कमी आएगी तो लोगों को उसकी राहत मिलेगी और सरकार का राजस्व वहीं बना रहेगा। ये आंकड़े उपलब्ध हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है, जो लोगों के दिमाग में प्रश्न है कि अगर GST का कलेक्शन बहुत अच्छा है, सरकार 1,10,000 करोड़ रुपए के आसपास का और ये कह रही कि बहुत अच्छा GST और इकोनॉमी में बहुत अच्छी रिकवरी आ रही है और GST में है, तो फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर इतना टैक्स लगाने की क्या जरूरत है? अगर अर्थव्यवस्था में सामान्य रूप से टैक्स का कलेक्शन बेहतर हो रहा है और सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि चीजें बेहतर हैं, तो फिर 30 रुपए और 32 रुपए पर लीटर का एक्साइज लगाने का क्या मतलब है? दोगुनी कीमत कर देने का क्या मतलब है? मतलब मेरा सवाल यहाँ पे ये कि क्या ये उस तरफ इशारा है कि सरकार अपने टारगेट से भी ज्यादा कमाई करना चाह रही है? करना चाह रही है, इशारा नहीं, वो तो बजट के आंकड़े बता रहे हैं। और तो सरकार अपने टारगेट से ज्यादा कमाई करना चाह रही है। इसमें एक अंतर विरोध है कि या तो GST का जो आंकड़ा आ रहा है वो सरकार की उम्मीदों के हिसाब से या खर्च के हिसाब से नहीं है, और इसलिए सरकार एक बफर बनाकर चलना चाहती है कि इकोनॉमी में उतनी तेज रिकवरी नहीं आएगी, इसलिए जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है वहां से वसूल लिया जाए। और पेट्रोल डीजल से टैक्स वसूलने की जो आदत है सरकारों की, केंद्र सरकार की उसी तरह से राज्य सरकारों की भी है। तो एक सीमा होनी चाहिए टैक्सेशन की, उसके ऊपर आप लागत के बराबर टैक्स नहीं लगा सकते, खासतौर पर उस ईंधन पर जिससे लोगों की का जीवन चलता हो, अर्थव्यवस्था की में मूल महंगाई की वजह हो। और एक्साइज ड्यूटी और वैट जो स्टेट्स का है, मतलब स्टेट्स भी शेयर करते हैं, राज्य केंद्र भी शेयर करता है,
सबके अपने आरोप हैं, लेकिन कोई भी नहीं कहेगा कि सर जीएसटी के दायरे में ला दीजिए इसको। हाँ, नहीं, वो तो ये नहीं कहने जाएगा। वो तो एक दूसरी डिबेट है जीएसटी के दायरे में लाने की, लेकिन टैक्स की एक सीमा होनी चाहिए। ये इसका कोई तर्क नहीं है कि महंगाई बढ़ाने से देश को फायदा, महंगाई बढ़ाने से कितना नुकसान है वो हमें दिखाई दे रहा है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब सरकार के पास टैक्स कम करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें उस विस्फोटक स्तर को पार कर चुकी हैं, या इसके बाद फिर बढ़ती ही जानी है। क्योंकि पिछले 3-4 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में थोड़ी कीमतें कम थी, यानी हमने ब्रेंट को एक बार $67 पर बैरल तक जाते देखा था। ब्रेंट वो क्रूड है जहां जो भारत के क्रूड बास्केट का बेस है, जहां से भारत खरीदता है। ब्रेंट में कुछ और क्रूड जुड़े हुए होते हैं, तो एक बास्केट होती है उसमें। तो जो भारत की क्रूड बास्केट थी ब्रेंट के बेस पर, उसकी वो $67 थी। पिछले एक हफ्ते में उसकी कीमतें घटकर 62 और 63 के आसपास आई। बीच में एक दिन $61 पर बैरल के आसपास भी आ गई। लेकिन अब जब ओपेक देशों की मीटिंग होने वाली है तो इस बात के संकेत बाजार को मिले कि ओपेक जो ऑयल कार्टेल है, जो दुनिया में ऑयल का उत्पादन करने वाले देश हैं, वो फिलहाल उत्पादन में बढ़ोतरी करने वाले नहीं हैं। वो उत्पादन में कटौती को अगले महीने तक रोल ओवर करेंगे। और उसके बाद कल शाम को ब्रेंट के फ्यूचर्स में फिर बढ़ोतरी देखी गई, करीब 1.5% की बढ़ोतरी ब्रेंट के फ्यूचर्स में फिर आई। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की जो संभावना पहले से बनी हुई थी, जो थोड़े समय के लिए रुकी थी, वो वापस आ गई है और कीमतें फिर बढ़ना शुरू होंगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड निकल रही है। और फिर भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमतें उतनी नहीं है जितनी हम कीमत चुका रहे हैं। हम कोई अंतर्राष्ट्रीय बाजार की महंगाई की वजह से महंगा क्रूड पेट्रोल डीजल नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर कीमतें इसके आगे बढ़ी, एक बार 65-67 तक हो गई हैं, 70-75 तक गई, तो क्या हम किस कीमत पर पेट्रोल डीजल खरीदेंगे भारत में? 120 रुपए लीटर पर, 125 रुपए लीटर पर। तो अब इसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है सरकार के पास कि अगर वो लोगों को महंगाई से बचाना चाहती है तो वो ड्यूटी में कमी करे। और ड्यूटी में कम करने का स्कोप, उसकी संभावना बजट के आंकड़ों के भीतर मौजूद है। तो ये इतना संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी टैक्स सिस्टम को कि वो एक सीमा से अधिक ना निचोड़े चीज़ों को, जिससे कि फिर बाद में अर्थव्यवस्था में इस तरह से महंगाई बढ़े कि बाकी चीज़ों की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। आप देखिए ना, केवल रेंटल्स देख लीजिए, भाड़े देख लीजिए। छोटे शहरों में नॉर्मल ट्रांसपोर्ट से लेकर इंटरसिटी के ट्रक रेंटल तक 10 से 15%, 18%, 20% तक की बढ़ोतरी हो गई। तो ये तो लौटकर हमारी जेब तक ही आ रही है। और एक्साइज ड्यूटी में सरकार कटौती कर ही लेकर, इस तरह की बातों को सुन के, इस तरह के स्पेकुलेशंस को देखते हुए सरकार 8-8.5 रुपए कटौती कर भी दे। अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लगे हैं, वो मतलब कुछ दिनों बाद निष्प्रभावी ही हो जाएगा वो टैक्स। उसकी वजह नहीं, बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ते रहे तो सिर्फ 8 रुपए या 8 रुपए तो मैक्सिमम है। सरकार अगर घटा ले तो भी नुकसान नहीं होगा, 8 रुपए तो नहीं घटाएगी, 2-3 रुपए घटाएगी। कंसिस्टेंटली सरकार को टैक्सेशन सिस्टम में इतना बफर बिल्ड करना पड़ेगा कि अगर कच्चे तेल, क्योंकि हम इतना बढ़ा चुके हैं प्राइस, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें अगर बढ़ी, जिसकी संभावना दिखाई देती है, और तो कीमतों को एक स्तर पर रखना पड़ेगा, एक लेवल पर रखना पड़ेगा, क्योंकि और ये रखना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि जब कच्चे तेल की कीमतें $30, $25 तक गिर चुकी थी, तब भी हमें सस्ते पेट्रोल डीजल का फायदा नहीं मिला था, तब भी कीमतें उसी लेवल पर थी। तो अब ये सरकार के अपने बजट मैनेजमेंट की चुनौती, अपने खर्च की चुनौती, इतना जो व्यापक और खर्च है, जिसमें कि क्वालिटी एक्सपेंडिचर बहुत कम है, उसे समेटने की जरूरत है। नहीं तो फिर हम पेट्रोल डीजल और ईंधन की महंगाई का विस्फोट देखेंगे भारत। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर एक नए पेमेंट सिस्टम से जुड़ी हुई है। NPCI है इंडिया में, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसके ज़रिए सारे पेमेंट्स आपके होते हैं। रुपए वाला जो डेबिट कार्ड होता है आपका, और वीज़ा और UPI जो देश भर में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, वो NPCI की वजह से हो रहा है। अब लग रहा है कि एक नया अल्टरनेटिव और प्राइवेटली ओन्ड पेमेंट सिस्टम आएगा। न्यू नेशनल अम्ब्रेला एंटिटी उसका नाम है, NUE उसका एक छोटा नाम अगर उसको कह लें। और वो एकदम नया फ्रेमवर्क है डिजिटल पेमेंट्स के लिए। अब NPCI की ज़रूरत क्या ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर ये बात हो रही है। इस खबर को अगर आपको विस्तार से पढ़ना हो तो आज के मिंट में प्रकाशित है, मिंट में ये खबर प्रकाशित है। किन कंपनियों को ज़रूरत पड़ रही है इसकी ज़्यादा? सबसे ज़्यादा इसमें पीछे भागने वाला अंबानी समूह है, अमेज़ॉन है, पेटीएम है, ओला है, टाटा सन्स हैं, फेसबुक, गूगल, इन्फीबीम। इन कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं, हु आर बेटिंग विद डिफरेंट बैंक्स कि हम NUE शुरू करें, और लग भी रहा है कि RBI इसकी परमिशन दे देगा।
सब कुछ इतना स्मूथ चल रहा था पेमेंट सिस्टम, तो क्यों एनयूई नहीं, ये पूरी व्यवस्था पहले समझना ज़रूरी है हमारे लिए कि अभी हम आजकल जो भी डिजिटल पेमेंट करते हैं, अगर वो यूपीआई के थ्रू करते हैं या हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या रुपे कार्ड के जरिए करते हैं, तो उसे मैनेज करने वाली जो एजेंसी है, जो कंपनी है, जो सरकारी कंपनी है, वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। उसके पास वो सर्वर है, उसके पास वो टेक्निकल आर्किटेक्चर है जिसके थ्रू वो मूव करता है। इसके अलावा जो पेमेंट्स हैं जो वीज़ा मास्टर कार्ड के जरिए होते हैं वो अलग होते हैं। तो ये भारत में ऑनलाइन पेमेंट्स की या डिजिटल पेमेंट सिस्टम की रिपॉजिटरी या उसकी मेन सर्विस प्रोवाइडर है। पिछले साल अगस्त में आरबीआई ने एक पेपर जारी किया था और यह कहा था कि इसमें एक ही कंपनी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, इसमें कंपटीशन होना चाहिए और हम इसलिए और भी ऑपरेटर्स को चाहते हैं जो इसमें आए, और इसलिए वो एक न्यू अम्ब्रेला एंटिटी बनाने की बात कही गई जो कंपटीशन करेगी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। और बहुत सारे चूंकि पेमेंट विंडोज भारत में खुल चुके हैं, आपके पास मोबाइल वॉलेट हैं, उसके आपके पास बैंकों के अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हैं, कैश कार्ड हैं, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स हैं, यूपीआई, रुपे, भीम, पेटीएम, इस तरीके के बहुत सारे पेमेंट सिस्टम है। तो उनके लिए ये बाजार काफ़ी बड़ा है, तो उसमें प्रतिस्पर्धा के लिए रिजर्व बैंक ने ये फैसला किया था और इसकी इजाज़त दी थी। इसके बाद ये एक पूरा का पूरा नया आर्किटेक्चर बनना शुरू हुआ। आरबीआई की शर्त ये थी सिद्धांत की इसमें 500 करोड़ रुपए की कम से कम इक्विटी होनी चाहिए जो कंसोर्टियम इसके लिए बिड करेगा, और किसी भी प्रमोटर की होल्डिंग 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जो वो कंसोर्टियम बनेगा। ये आरबीआई ने उस पेपर में शर्त रखी थी। उस शर्त के हिसाब से अब भारत के पूरे बैंकिंग स्पेस में, ऑनलाइन पेमेंट स्पेस में गहरी खलबली है और काफी तेजी से कंपनियां आने की कोशिश कर रही हैं, सरकारी कंपनियां और निजी कंपनियां भी, जो मिलकर ऐसी एंटिटी बनाने के लिए बिड करेंगी और इसके लाइसेंस 31 मार्च की डेडलाइन तय की गई, तब तक दिए जाएंगे। उसमें कौन कौन लोग हैं और अलग अलग कंसोर्टियम बनकर आ रहे हैं। अमेजॉन, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, वीजा मिलकर एक कंसोर्टियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इसमें आएगा। टाटा, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक मिलकर एक कंसोर्टियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इसका लाइसेंस लेने की कोशिश करेगा। पेटीएम, ओला और इंडसइंड बैंक है। तो आप देखेंगे कि हर जो कंसोर्टियम है उसमें कोई ना कोई एक बैंकर जरूर है, क्योंकि बैंकर के बिना आप इसको रेगुलेट चला नहीं सकते। रिलायंस जियो, गूगल और फेसबुक के साथ एक कंसोर्टियम बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और नाबार्ड ने मिलकर एक अलग से बिड किया है जो इस न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के लिए साथ में आएगा। और इसके अलावा यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक है। तो अब भारत के जितने बड़े बैंक हैं, जितने प्रमुख निजी और सरकारी बैंक हैं, प्लस जितने भी वॉलेट कंपनियां हैं, जितने भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होल्ड करने वाली कंपनियां जैसे वीजा हैं, और प्लस जो आईटी सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे गूगल है, रिलायंस जियो है, ये सब इस फ्रेमवर्क में आ गए। ये भारत का एक हैपनिंग प्लेस है, एरिया है, जिसमें कि अगले 2-3 महीने में, 4 महीने में हमें दिखाई देगा कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के पैरेलल भारत में कितने और ऐसे क्लियरिंग हाउसेज और ऐसे पेमेंट सिस्टम आते हैं जिनके जरिए आप अपने पेमेंट को, ऑनलाइन पेमेंट को चला सकते हैं। आरबीआई के सामने चुनौतियां भी होंगी कि इनको अपनी मनमर्जी नियम बनाने से आरबीआई भी रेगुलेट करेगा। पहले दिखाई पड़ेगा कि लाइसेंस किसको मिलता है, कितने लोगों को लाइसेंस मिलता है, कितने ऑपरेटर्स को आरबीआई अलाउ करता है और कौन सा कंसोर्शियम इसमें आगे आता है, ये देखने की बात होगी। फिर उसके बाद आरबीआई इसके नियम तय करेगा पेमेंट के। लेकिन इससे ये होगा कि कम से कम एक जगह जो मोनोपोली है वो खत्म होगी। और दूसरी चीज हमने ये भी देखा था कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के पास कोई बैंक नहीं था। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के पास अपने आप में कोई बैंक नहीं था, फ्रेमवर्क था। हाँ, तो जब एस बैंक का स्कैम हुआ था और जब एस बैंक में समस्या आई थी, तब ये खबरें आई थी कि एस बैंक ने बड़े पैमाने पर सर्विसेज प्रोवाइड की थी इन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन को। ये चर्चाएं भी खबरों में आई थी। तो अब क्या है कि अब इस अगली व्यवस्था में अगस्त में जो रिजर्व बैंक की कोशिश है कि बैंकर्स इसमें पार्टिसिपेट करें, बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शामिल हैं, उनके पीछे रिस्क शामिल है। सिस्टम में काफ़ी कैपिटल का फ्लो होता है पेमेंट सिस्टम में, कि आपने पेमेंट किया दूसरे को और दूसरे से तीसरे के पास गया तो वो कैपिटल फ्लो करती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि बैंकर्स इसमें आए। अब जब लाइसेंस इसके सामने आएंगे तो हमें दिखाई देगा कि न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, जिसको NUE कह रहे हैं, वो एंटिटी क्या होगी और उसमें कितने बड़े बैंक या कितने बड़े प्लेयर सामने होंगे। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। क्या राय है आपकी, क्या सोचना है, क्या सवाल हैं, क्या शिकायतें हैं, सब बताइए कमेंट सेक्शन में, ट्विटर पर, फेसबुक पे, कहीं भी जहां मन करे आपका। मैं हूं, साथ में है अंशुमान जी, कैमरे के पीछे हैं राशिद और मिथिलेश। आप ललन टॉप देख रहे थे।
शुक्रिया।